एवरीवन। हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021, जिसमें कि हमने चैप्टर 3 तक पढ़ लिया था। और अब हम चैप्टर 4 पे चलते हैं। चैप्टर 4 है राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। ठीक, इसमें सेक्शन 12 है ओरिजिनल टेनेंसी एग्रीमेंट टू बी रिटेन्ड बाय द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। तो इसमें है कि द टेनेंसी एग्रीमेंट शैल बी साइंड इन डुप्लीकेट बाय बोथ द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। जो टेनेंसी एग्रीमेंट सेक्शन 4 में लैंडलॉर्ड और टेनेंट इंटर करेंगे वो डुप्लीकेट में साइन किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के द्वारा उस एग्रीमेंट को साइन किया जाना चाहिए। ठीक, and one each of such original signed tenancy agreement shall be retained by the landlord and the counterpart of such agreement by the tenant। और ऐसा जो ओरिजिनल साइन टेनेंसी एग्रीमेंट है वो क्या क्या किया जाएगा? वो एक प्रति उसकी क्या होगी? लैंडलॉर्ड के पास रहेगी और उसका जो काउंटर पार्ट होगा वो एग्रीमेंट का वो टेनेंट के पास रहेगा। मतलब सेक्शन 12 हमें सिंपल सी बात बताता है कि जो ओरिजिनल टेनेंसी एग्रीमेंट था उसको साइन किया जाएगा दोनों के द्वारा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के द्वारा साइन किया जाएगा। और उस जो ओरिजिनल साइन टेनेंसी एग्रीमेंट है उसकी जो कॉपी होगी वो जो होगा उसको कौन रखेगा? लैंडलॉर्ड रखेगा। और उसका जो काउंटर पार्ट होगा वो टेनेंट भी अपने पास रखेगा। तो इस तरीके से सेक्शन 12 ये रहा। अब सेक्शन 13 हम देखते हैं रेंट एंड अदर चार्जेस पेबल एंड रिसिप्ट फॉर पेमेंट देयर ऑफ। मतलब रेंट और अदर चार्ज जो पे किया जाता है टेनेंट के द्वारा लैंडलॉर्ड को और उसका रिसिप्ट जो दिया जाता है लैंडलॉर्ड को टेनेंट को, तो उसके बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। सब सेक्शन 1 कहता है एवरी टेनेंट शैल पे रेंट एंड अदर चार्जेस पेबल विद इन सच पीरियड एज एग्रीड टू इन द टेनेंसी एग्रीमेंट। मतलब टेनेंट क्या करेगा? रेंट और अदर चार्जेस जो भी उसकी टेनेंसी जो भी उसके प्रेमिसेस के लिए है उस ऐसे पीरियड में जैसे कि एग्री किया गया है टेनेंसी एग्रीमेंट में वो लैंडलॉर्ड को पे करेगा। ठीक, मतलब जैसे कि पीरियड में है कि 1 महीने के बाद आप पे करेंगे रेंट को, तो आप 1 महीने के बाद, लेकिन अगर आपने और लैंडलॉर्ड ने आपस में टेनेंसी एग्रीमेंट में ये एग्री किया है कि दो महीने के बाद आप पे करेंगे, पीरियड आपने डिटरमाइन किया है, तो जिस हिसाब से आपने टेनेंसी एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एग्री हुए हैं दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट, तो टेनेंट की ये ड्यूटी है कि टेनेंट उसी एग्रीमेंट के हिसाब से रेंट जो है वो रेंट और अदर चार्जेस वो लैंडलॉर्ड को पे करेगा। सबसेक्शन 2 हमें बताता है एवरी लैंडलॉर्ड और हिज प्रॉपर्टी मैनेजर शैल, लैंडलॉर्ड या तो उसका प्रॉपर्टी मैनेजर क्या करेगा? ऑन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स रेंट and other charges payable within the stipulated period as in the tenancy agreement from the tenant। क्या होगा कि पेमेंट रिसीव करने के बाद वो रेंट या और चार्जेस जो भी पेबल हो टेनेंट के द्वारा उसको रिसीव करने के बाद लैंडलॉर्ड क्या करेगा? स्टिपुलेटेड पीरियड में क्या करेगा? जो कि टेनेंट से उसे रिसीव किया हुआ है, प्रोवाइड फॉरथविथ अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट अ ड्यूली साइंड रिसिप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। ठीक, क्या करेगा? एक एक्नॉलेजमेंट को देगा, एक एक्नॉलेजमेंट देगा। एक्नॉलेजमेंट के रूप में क्या देगा कि एक रिसिप्ट देगा जो भी अमाउंट उसने टेनेंट से रिसीव किया है। मतलब जैसे नॉर्मल चीज़ भी होती है कि हम कहीं भी कोई भी शॉप पे जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट के बाद हमें क्या मिलती है? एक रिसिप्ट मिलती है कि हाँ आपका पेमेंट जो है एक्सेप्ट किया गया है। तो उसी तरीके से एक जब टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को वो जो टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत जो भी उसका रेंट था उसने लैंडलॉर्ड को दिया, तो लैंडलॉर्ड एक प्रूफ होना चाहिए ना, एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ लैंडलॉर्ड ने उस टेनेंसी से जो भी टेनेंट के द्वारा जो भी रेंट था वो ले लिया है। तो इसकी एक गारंटी होनी चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए। इसके लिए रिसिप्ट देगा लैंडलॉर्ड कि हाँ आपका रेंट हमने एक्सेप्ट कर लिया है और ये जो रिसिप्ट है ये टेनेंट के पास रहेगी। इन केस बाद में लैंडलॉर्ड डिफॉल्ट करता है कि नहीं मैंने आपका रेंट रिसीव नहीं किया है, तो टेनेंट के पास वो रिसिप्ट रहेगी, वो दिखाएगा कि नहीं भाई साहब आपने ये रेंट एक्सेप्ट किया है। ठीक, ये बेसिकली एविडेंस के लिए होता है और ये हर जगह होता है, चाहे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें एक रिसिप्ट आपको मिलती ही है। ठीक, प्रोवाइडेड दैट वेयर द पेमेंट ऑफ रेंट और अदर चार्जेस इन मेड बाय टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक, क्या है? पेमेंट
रेंट का पेमेंट जो है वो टीनेंट ने लैंडलॉर्ड को कैसे किया है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया है। द बैंक एक्नॉलेजमेंट देयर ऑफ शैल बी द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सच पेमेंट। तो जो बैंक की एक्नॉलेजमेंट होगी वो उस पेमेंट की कंक्लूसिव प्रूफ होगी। मतलब क्या है कि टीनेंट ने जो रेंट का को उसे देना था लैंडलॉर्ड को, उसे एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में दिया तो जो बैंक की एक्नॉलेजमेंट होगी वो उस पेमेंट की कंक्लूसिव प्रूफ होगी। ठीक, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इट शैल बी ओपन टू द टीनेंट to remit the rent or other charges to his landlord by cash, check, bank draft, पोस्टल मनी ऑर्डर और बाय एनी अदर मोड रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। मतलब क्या है कि टीनेंट क्या करेगा, टीनेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो लैंडलॉर्ड को कैसे अपना पेमेंट करेगा, चाहे वो कैश में कर सकता है, चाहे वो चेक से कर सकता है, चाहे बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल मनी ऑर्डर या फिर किसी और मोड जो कि लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज हो। इस तरीके से मतलब पेमेंट के कई ऑप्शन हैं टीनेंट के पास, चाहे कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल मनी ऑर्डर या फिर कोई और मोड जो कि लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन था ये सेक्शन 13 रेंट एंड अदर चार्जेस पेएबल एंड रिसिप्ट फॉर पेमेंट देयर ऑफ, ये हमें बताता है कि मतलब टीनेंट कैसे रेंट को पे करेगा और उसको लैंडलॉर्ड की ये ड्यूटी है कि पेमेंट रिसिप्ट करने के बाद वो एक रिसिप्ट जो है वो उसकी टीनेंट को दे। ठीक, तो इस तरीके से सेक्शन 13 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेक्शन 14 पे, डिपॉजिट ऑफ रेंट विद रेंट अथॉरिटी। ये हमें बताता है कि ये सेक्शन हमें बताता है कि कब रेंट जो है टीनेंट जो है वो रेंट अथॉरिटी के पास जमा करवा सकता है। तो देखते हैं सबसेक्शन 1, वेयर द लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एनी रेंट एंड अदर चार्जेस पेएबल। लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है रेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, रेंट या फिर अदर चार्जेस जो भी पेएबल हैं टीनेंट के द्वारा उसको एक्सेप्ट करने में लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ कर रहा है। और रिफ्यूजेस टू गिव अ रिसिप्ट माने कि वो मतलब ले रहा है क्या बोलते हैं टीनेंट के रेंट को वो ले रहा है लेकिन वो रिसिप्ट देने में रिफ्यूज़ कर रहा है, नहीं देना चाह रहा है। द रेंट एंड अदर चार्जेस शैल बी पेड टू द लैंडलॉर्ड बाय पोस्टल मनी ऑर्डर और एनी अदर मेथड इन सच मैनर एज मे बी prescribed consequently for 2 months, and if the landlord refuses to accept the rent and other charges within such period, then the tenant may deposit the same with the rent authority in such manner as may be prescribed। और जो रेंट है और जो अदर चार्जेस हैं वो लैंडलॉर्ड को कैसे पे की जा रही है, पोस्टल मनी ऑर्डर के थ्रू या फिर किसी और मेथड के थ्रू उसको पे की जा रही है, लेकिन वो लगातार 2 महीने से उस रेंट को न तो एक्सेप्ट कर रहा है और न ही उसका रिसिप्ट दे रहा है। तो क्या होगा, तो टीनेंट ये एंटाइटल हो जाएगा कि वो उस रेंट को रेंट अथॉरिटी के पास डिपॉजिट करवा सकता है। पहली चीज़ क्या है, मतलब 3 कंडीशन है इसमें कि लैंडलॉर्ड टीनेंट जो है वो कब जो है कि रेंट को रेंट अथॉरिटी के पास जमा करवा सकता है। पहली कंडीशन कि लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ कर रहा है रेंट को एक्सेप्ट करने से। दूसरी कंडीशन लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, रिसिप्ट देने से रिफ्यूज़ कर रहा है। तीसरी कंडीशन ये है कि लैंडलॉर्ड को पोस्टल मनी ऑर्डर या बैंक के थ्रू 2 महीने से लगातार उसको पे किया जा रहा है पर वो उसको रेंट को रिफ्यूज़ कर रहा है एक्सेप्ट करने से। ठीक, 2 महीने लगातार वो रेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में टीनेंट के पास ये राइट है कि वो जो है कि रेंट अथॉरिटी के पास अब रेंट को जमा करवा सके। ठीक, तो ये मतलब सबसेक्शन 2 अब हम देखते हैं। The deposit shall be accompanied by a application by the tenant containing the following particulars। जो डिपॉजिट जो रेंट अथॉरिटी के पास टेनेंट करवाएगा वो एक एप्लीकेशन के साथ एक एप्लीकेशन उसके साथ होगी जो कि इन पर्टिकुलर्स को बताएगी जो कि नीचे क्लॉजेस में दी हुई हैं। क्लॉज ए बताता है द प्रेमिसेस फॉर विच द रेंट एंड अदर चार्जेस पेएबल आर डिपॉजिटेड अलॉन्ग विथ अ डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रेमिसेस, कि उस प्रेमिसेस को बताएगा कि वो प्रेमिसेस कौन सी थी, कौन सी जगह पे थी, कि जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन बताएगा जिसका रेंट जो है रेंट या अदर चार्जेस वो है रेंट अथॉरिटी के पास जमा करवाया जा रहा है। उस वो प्रेमिसेस कौन सी थी, उसका उस डिस्क्रिप्शन क्या है, उस ऐसे मतलब ऐसे सारे पर्टिकुलर्स को देगा टीनेंट जो कि उस रेंट अथॉरिटी को ये इनेबल करे कि वो आइडेंटिफाई कर सकें उस प्रेमिसेस को कि कौन सी प्रेमिसेस का ये रेंट डिपॉजिट उनके पास करवाया गया है। ठीक, विद द पीरियड फॉर विच द रेंट एंड अदर चार्जेस पेएबल आर डिपॉजिटेड, मतलब कितने समय के लिए रेंट या अदर चार्जेस डिपॉजिट करवाया जा रहा है। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेमिसेस को बताएगा कि प्रेमिसेस कहाँ स्थित है, क्या है, और दूसरा बताएगा कि
पीरियड, कितने टाइम के लिए रेंट आपके पास डिपॉजिट करवाया जा रहा है। सी बताएगा द नेम एंड एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड और द पर्सन और पर्सन्स क्लेमिंग टू बी इंटाइटल टू सच रेंट एंड अदर चार्जेस पेएबल। मतलब वो नेम और एड्रेस बताएगा किसका, लैंडलॉर्ड का, और या फिर ऐसे पर्सन जो कि उस रेंट या अदर चार्जेस को लेने के हकदार हों। ठीक। डी बताता है द रीजन एंड सर्कमस्टांसेस फॉर विच द एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिटिंग द रेंट एंड अदर चार्जेस पेएबल इज मेड। रीजन, कारण क्या था, जैसे कारण क्या था कि कारण और परिस्थितियां क्या थी जिसकी वजह से कि टेनेंट मजबूर हुआ कि वो रेंट को लैंडलॉर्ड के पास न दे करके रेंट अथॉरिटी को जमा करवा रहा है। उसका कारण क्या है, कारण क्या, या तो हमने सबसेक्शन 1 में देखा था, या तो लैंडलॉर्ड रेंट लेने से रिफ्यूज़ कर रहा है, या तो रिसिप्ट नहीं दे रहा है, या फिर 2 महीने से कंसिक्वेंटली उसे पोस्टल मनी ऑर्डर के थ्रू दिया जा रहा है पैसा, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इन 3 कारणों में, ऐसी परिस्थितियों में मतलब रेंट अथॉरिटी को टेनेंट जमा करवाएगा, रेंट डिपॉजिट करवाएगा, तो उसे इस परिस्थिति में बताना होगा कि क्या कारण था, कि या तो लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज़ कर दिया या फिर लैंडलॉर्ड रिसिप्ट नहीं दे रहा है। तो ये एग्जैक्टली उसे मेंशन करना पड़ेगा उस एप्लीकेशन में। ई बताता है सच अदर पर्टिकुलर्स एज में भी नेसेसरी, मतलब और भी जो भी पर्टिकुलर्स जो भी नेसेसरी हो वो उसमें वो बताएगा। ठीक। तो इस तरीके से सबसेक्शन 2 में था कि क्या क्या जब डिपॉजिट किया जाएगा रेंट अथॉरिटी को तो उस एप्लीकेशन में क्या क्या पर्टिकुलर्स मेंशन होंगे। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 बताता है वेयर द टेनेंट is unable to decide as to whom the rent is payable within the period of tenancy agreement। टेनेंट क्या है, डिसाइड करने से अनेबल है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किसे ये रेंट जो है कि पे किया जाएगा टेनेंसी एग्रीमेंट में। द टेनेंट में इन सच केस डिपॉजिट द रेंट विथ रेंट अथॉरिटी इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। तो टेनेंट क्या है, टेनेंट क्या करेगा, ये जो रेंट है ये रेंट अथॉरिटी को भी डिपॉजिट कर देगा ऐसे मैनर में जैसे कि प्रेस्क्राइब किया गया हो। ऊपर तो अलग अलग कारण थे कि लैंडलॉर्ड रेंट ले नहीं रहा है या फिर रिसिप्ट नहीं दे रहा है, 2 महीने से रेंट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो टेनेंट को के पास ये राइट था कि वो रेंट अथॉरिटी के पास रेंट जमा करवा पाए। लेकिन सबसेक्शन 3 हमें एक नई चीज़ बताता है कि जब टेनेंट टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन सा पर्सन है उसका लैंडलॉर्ड, मतलब कौन सा पर्सन है जिसे कि उसे उस रेंट को पे करना है, वो ये डिसाइड करने में अनेबल है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपल से जाएगा रेंट अथॉरिटी के पास और कहेगा ये मेरा रेंट है और ये मैं आपके पास डिपॉजिट करवा रहा हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे किससे जो है रेंट देना है। ठीक। सबसेक्शन 4 बताता है वेयर द रेंट इज डिपॉजिटेड अंडर सबसेक्शन 3 द रेंट अथॉरिटी शैल इंक्वायर द केस एज टू होम द रेंट इज पेएबल एंड पास ऑर्डर्स एज ही मे डीम फिट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस। जब रेंट अथॉरिटी के पास, जब सबसेक्शन 3 की कंडीशन है तो रेंट अथॉरिटी के पास जब भी वो डिपॉजिट होता है तो रेंट अथॉरिटी क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको कि ये रेंट पेएबल है। ठीक। और जब वो इंक्वायरी में जो भी उसका रिजल्ट आएगा उस हिसाब से ऑर्डर को वो पास करेगी उस केस के फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक। सबसेक्शन 5 हमें बताता है द विड्रॉल ऑफ रेंट एंड अदर चार्जेस पेएबल डिपॉजिटेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 shall not by itself operate as an admission against the landlord of any other claim by the made by the tenant if then landlord withdraws it to the extent of rent agreed upon the under the tenancy agreement। मतलब जो रेंट है या फिर जो भी अदर चार्जेस जो कि सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में जो है कि रेंट अथॉरिटी के पास जमा करवाए जा चुके हैं, अगर लैंडलॉर्ड जो है वो उसको विड्रॉ कर ले तो वो एज ए एडमिशन नहीं ऑपरेट करेगा लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट कोई भी क्लेम जो कि टेनेंट ने कहा है। ठीक। मतलब इफ द लैंडलॉर्ड विड्रॉज इट टू द एक्सटेंट ऑफ रेंट एग्रीड अपॉन अंडर द टेनेंसी एग्रीमेंट, मतलब टेनेंसी एग्रीमेंट में जो भी रेंट एग्री किया गया था दोनों के बीच में और लैंडलॉर्ड क्या है और वो रेंट जो है रेंट अथॉरिटी के पास सबमिट किया हुआ है, तो लैंडलॉर्ड उस रेंट को अगर निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है रेंट अथॉरिटी से, तो ये ऐसे नहीं माना जाएगा कि जो जो क्लेम टेनेंट ने कहा है, जो जो आरोप उसने लैंडलॉर्ड के ऊपर लगाए हैं, सब आरोप जो है कि सिद्ध हो गए और लैंडलॉर्ड ने उसको निकाल लिया। तो ये नहीं मतलब shall not by itself operate as an admission against the landlord of any other claim made by the tenant। मतलब कोई भी और भी जो क्लेम टेनेंट ने लगाया है वो अगर लैंडलॉर्ड उस रेंट को विड्रॉ कर लेता है तो वो एज एन एडमिशन नहीं ऑपरेट करेगा टेनेंट के क्लेम को और भी क्लेम जो टेनेंट ने लगाए हैं। तो इस तरीके से ये सेक्शन था सेक्शन 14 जो कि हमें डिपॉजिट ऑफ रेंट विथ रेंट अथॉरिटी की बात हमने बताता था। तो अब हम आते हैं सेक्शन 15 पे जो कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात बताता है।
इसका सबसेक्शन 1 कहता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनी एग्रीमेंट इन राइटिंग टू द कंट्री, द लैंडलॉर्ड of and the tenant shall keep the premises in as good a condition as at the commencement of the tenancy। मतलब कुछ भी अगर एग्रीमेंट इन राइटिंग में कुछ कंट्ररी लिखा गया है फिर भी उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एग्रीमेंट इन राइटिंग में भी आपने अगर कुछ लिखा है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है। और द लैंडलॉर्ड ऑफ एंड द टेनेंट शैल कीप द प्रेमिसेस, क्या है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट क्या करेंगे, प्रेमिसेस को अच्छी कंडीशन में रखेंगे। जैसे कि टेनेंसी के कमेंसमेंट के समय वो थी, टेनेंसी जब शुरुआत हुई इन दोनों के बीच में लैंडलॉर्ड टेनेंट के समय, उस समय मकान की जो कंडीशन थी वैसी ही अच्छी कंडीशन में वो दोनों रखेंगे उसे, ठीक। एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल वेयर एंड टियर, नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है, नॉर्मल जैसे समय के साथ कुछ कुछ सीलन लग गई या फिर कुछ भी ऐसे होता है चीज़ें, नॉर्मल कंडीशन में जो भी वेयर एंड टियर हो रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। and shall respectively be responsible to repair and maintain the said premises as specified in the second schedule और as agreed into the tenancy agreement। और दोनों क्या होंगे, respectively responsible होंगे। किस चीज़ के लिए responsible होंगे, वो दोनों उत्तरदायी होंगे कि वो रिपेयर करें और मेंटेन करें उस प्रेमिसेस को। कैसे, जैसे कि सेकंड स्केड्यूल में बताया गया है। जैसे कि इस एक्ट में 2 स्केड्यूल है, जो सेकंड स्केड्यूल है उसमें ये बताया गया है कि वो प्रेमिसेस की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैसे होगी। तो उस हिसाब से इन दोनों की ड्यूटी है कि वो दोनों उस प्रेमिसेस को क्या करें, रिपेयर करें और मेंटेन करें। और या फिर जैसे कि उन्होंने टेनेंसी एग्रीमेंट में एग्री किया है, या तो सेकंड स्केड्यूल के हिसाब से वो उसे रिपेयर या मेंटेन करें, या जैसे कि उन्होंने टेनेंसी एग्रीमेंट जब दोनों ने इंटर किया था तो जो दोनों ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री हुए थे कि कैसे इस प्रेमिसेस की रिपेयर और मेंटेनेंस होगी, उस हिसाब से वो करें, ठीक। सबसेक्शन 2 हमें बताता है, इन केस ऑफ कॉमन फैसिलिटीज शेयर अमंग द टीनेंट और विद द लैंडलॉर्ड, अगर कोई कॉमन फैसिलिटी है जो कि टीनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों शेयर कर रहे हैं, then the respective responsibilities of the tenant and landlord to repair and maintain those facilities shall be such as may be specified in the tenancy agreement। तो जो respective responsibility है टीनेंट की और लैंडलॉर्ड की, उस जो फैसिलिटी को दोनों कॉमन एंजॉय कर रहे हैं, कॉमन फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हैं, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उत्तरदायित्व है लैंडलॉर्ड और टीनेंट का उसको रिपेयर और मेंटेन करने का उस फैसिलिटी को, वो ऐसा ही होगा जैसे कि टेनेंसी एग्रीमेंट में दोनों ने आपस में सहमत हुए हों, ठीक। उसके बाद सबसेक्शन 3 है, मतलब इसमें कॉमन फैसिलिटी की बात करें, कोई ऐसी चीज़ है जो कि दोनों मिलके लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों मिलके आपस में यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो रिपेयर और मेंटेनेंस कैसे होगा, ऐसे ही होगा जैसे कि उन दोनों ने टेनेंसी एग्रीमेंट में एग्री किया हो, ठीक। सबसेक्शन 3 हमें बताता है, इफ द टेनेंट फेल्स और रिफ्यूजेस टू कैरी आउट द रिपेयर्स रिफर टू इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, ठीक। टेनेंट क्या होता है, फेल कर जा रहा है, या तो फेल हो जा रहा है या फिर वो रिफ्यूज़ कर रहा है, वो नहीं करना चाह रहा है ऐसी रिपेयर्स को जो कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में बताई गई है। तब द लैंडलॉर्ड मे कैरी आउट द रिपेयर्स, लैंडलॉर्ड उस रिपेयर्स को कैरी आउट करेगा, लैंडलॉर्ड उस रिपेयर्स को करवाएगा, एंड डिडक्ट द अमाउंट इनकर्ड फॉर सच रिपेयर्स फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपॉजिट, और क्या करेगा, उस जो रिपेयर्स का जो अमाउंट था, जो भी उसमें रिपेयर कराने में जो भी अमाउंट खर्च हुआ, जो भी पैसा खर्च हुआ, उसे वो डिडक्ट करेगा, उसे माइनस करेगा। कहाँ से माइनस करेगा, उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से जो कि टेनेंट ने जमा करवाया है। एंड द अमाउंट सो डिडक्टेड शैल बी पेड बाय द टेनेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ ऑफ द इशू ऑफ द नोटिस बाय द लैंडलॉर्ड इन दैट रिगार्ड्स। और जो अमाउंट इसने डिडक्ट किया है सिक्योरिटी डिपॉजिट में से, ये एक नोटिस इशू की जाएगी लैंडलॉर्ड के द्वारा टीनेंट को, और टीनेंट उस डिडक्टेड अमाउंट को 1 महीने के भीतर जमा करवाएगा, ठीक। तो टीनेंट जो है कि 1 महीने के अंदर नोटिस आएगी उसके पास, तो 1 महीने के अंदर उस अमाउंट को जमा करवाएगा, ठीक। अब हम आते हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ द कॉस्ट फॉर सच रिपेयर्स एक्सीड्स द सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर जो रिपेयर्स की कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो और जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि उसने जमा करवाया था टीनेंट ने, उसको एक्सीड कर जा रही है, उससे बढ़ जा रही है, तो क्या होगा, द टीनेंट शैल बी लाइबल टू पे द एक्सेस कॉस्ट, टीनेंट लाइबल होगा उस एक्सेस कॉस्ट को पे करने के लिए, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी
deposit so deducted to the landlord within a period of 1 month of the issue of notice by the landlord in that regard। मतलब क्या था कि इसमें हमने देखा सब सेक्शन 3 में कि अगर जो है कि रिपेयर जो कि टेनेंट को करवाने थे वो टेनेंट नहीं करवा पा रहा है तो लैंडलॉर्ड उसको करवाएगा और उस रिपेयर की जो कास्ट है उसे कहाँ से डिडक्ट करेगा, उसे उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट से डिडक्ट करेगा और उसे नोटिस इशू करेगा और 1 महीने के अंदर टेनेंट को उस जो अमाउंट इनकर हुआ है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट से डिडक्ट किया गया उसको जमा करवाएगा। ठीक, प्रोविजो हमें बताता है कि जब ऐसा रिपेयर करवाना था जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट को जो कि एक्सीड कर गया तो क्या होगा कि लैंडलॉर्ड फिर से नोटिस इशू करेगा इसको टेनेंट को। टेनेंट भाई साहब आएंगे और वो जो है कि 1 महीने के नोटिस इशू करने के 1 महीने के अंदर आएंगे और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट को भी जमा करवाएंगे और जो भी अमाउंट उस रिपेयर्स पे खर्चा हुआ है उसको भी जमा करवाएंगे। ठीक, सबसेक्शन 4 हमें बताता है इन केस द लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेस टू कैरी आउट द रिपेयर्स रिफर टू इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। अगर अब हम सबसेक्शन 3 में हमने किसकी बात की थी कि टेनेंट फेल हो रहा है उस रिपेयर्स को कैरी आउट करने में। सबसेक्शन 4 हमें बताता है कि लैंडलॉर्ड फेल हो रहा है, लैंडलॉर्ड नहीं कर रहा है वो रिपेयर्स या फिर रिफ्यूज़ कर रहा है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में जो रिपेयर्स उसे करानी थी। तो द टेनेंट मे कैरी आउट सच रिपेयर्स एंड डिडक्ट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड्स द सेम फ्रॉम द रेंट टू बी पेड फॉर द सक्सीडिंग मंथ्स। तो टेनेंट उस रिपेयर्स को करवाएगा और जो खर्चा आया है उसे कहाँ से डिडक्ट करेगा, कहाँ से माइनस करेगा, उसे जो भी रेंट वो आने वाले महीनों में लैंडलॉर्ड को पे करने वाला था उस रेंट में से वो अमाउंट जो कि उसने रिपेयर करवाने में खर्च कर दिया उसको डिडक्ट कर लेगा, उसे माइनस में कर देगा। मतलब जो भी वो अगर 1000 रेंट पे कर रहा था और 1000 की रिपेयर उसने करवा दी तो वो अगले महीने की जो उसका रेंट है वो पे नहीं करेगा, या फिर अगर ज़्यादा है तो उसी तरीके से सक्सेसिव मंथ में वो माइनस करता जाएगा। ठीक, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस द डिडक्शन फ्रॉम रेंट इन एनी मंथ शैल एक्सीड 50% ऑफ द एग्रीड रेंट फॉर अ मंथ। ठीक, मतलब जो रेंट को वो डिडक्ट करेगा वो किसी महीने में जो वो रेंट पे कर रहा है उसका 50% एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 1000 का रेंट वो पे कर रहा है पर 1000 उसका खर्चा आ गया तो 1000 वो डिडक्ट कर देगा, नहीं, वो क्या करेगा 1000 रेंट वो दे रहा है तो वो 50% जैसे 500 रुपये ही डिडक्ट करेगा और 50% उसे देना पड़ेगा रेंट लैंडलॉर्ड को। तो इसी तरीके से ये रूल ऑपरेट करेगा। सबसेक्शन 5 कह रहा है वेयर द प्रेमिसेस इन uninhabitable without the repairs and the landlord refuses to carry out the repairs। ठीक, अगर premises जो है वो uninhabitable हो जा रही, uninhabitable मतलब न रहने योग्य हो जा रही है, जो कि repairs करवाना जरूरी है। अगर repairs नहीं हुआ तो वो premises ऐसी है कि अब वो रहने योग्य ही नहीं रहेगी बिना उन repairs के हुए। और लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ कर रहा है, लैंडलॉर्ड उस repairs को कैरी ही नहीं करना चाहता है। ठीक, being called upon by the tenant in writing to do so। मतलब टेनेंट उसे बुला रहे हैं राइटिंग में कि आप आइए ये रिपेयर्स करवाइए, पर टेनेंट लैंडलॉर्ड क्या है, रिफ्यूज़ कर रहे हैं। द टेनेंट मे अबैंडन द प्रेमिसेस आफ्टर गिविंग द लैंडलॉर्ड अ 15 days नोटिस इन राइटिंग। तब टेनेंट के पास क्या ऑप्शन है, टेनेंट क्या करेंगे 15 दिन की नोटिस देंगे लिखित में लैंडलॉर्ड को और उसके बाद वो उस प्रेमिसेस को छोड़ देंगे, मतलब वो उस प्रेमिसेस को छोड़ सकते हैं, मे अबैंडन द प्रेमिसेस। ठीक, तो सबसेक्शन 5 इस तरीके से ये हुआ। ये भी अच्छा ही है कि अगर अब अनइनहेबिटेबल हो जा रहा है, रहने योग्य ही नहीं है और लैंडलॉर्ड रिपेयर नहीं करवा रहे हैं तो टेनेंट क्या करेगा 15 दिन की लिखित नोटिस देगा, उसके बाद उस प्रेमिसेस को छोड़ देगा। अब हम आते हैं सबसेक्शन 6 where the premises let out on rent becomes uninhabitable for the tenant due to an event of force majeure or the tenant is unable to reside due to occurrence of such event। ठीक, तो क्या है प्रेमिसेस जो कि रेंट पे दी गई थी वो न रहने योग्य अनइनहेबिटेबल हो जा रही है टेनेंट के लिए। क्यों हो जा रही है, क्योंकि ये कोई फोर्स मेजर का इवेंट हुआ है, जैसे कोई बाढ़ आ गई, कोई आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, पैंडेमिक हो गया। फोर्स मेजर की डेफिनेशन हमने डेफिनेशन क्लॉज में देखी थी। ठीक, तो उसमें हमने ये सब पढ़ा था कि फोर्स मेजर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो टेनेंट का जो प्रेमिसेस है वो अनइनहेबिटेबल हो जा रहा है ड्यू टू एनी फोर्स मेजर। तो द टेनेंट इज अनएबल टू रिसाइड ड्यू टू
अकरेंस ऑफ सच इवेंट, मतलब टेनेंट ऐसे इवेंट के होने के कारण उस प्रेमिसेस में रहने के अनेबल हो गया है, तो क्या होगा, द लैंडलॉर्ड शैल नॉट चार्ज रेंट फ्रॉम द टेनेंट अंटिल द सेट प्रेमिसेस इज रिस्टोर्ड बाय द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड उस टेनेंट से पैसे रेंट के नहीं चार्ज करेगा जब तक कि प्रेमिसेस को लैंडलॉर्ड रहने योग्य या फिर रिस्टोर नहीं कर देता है टेनेंट को, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन टू बी इनहेबिटेबल, मतलब इस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए टू बी इनहेबिटेबल, मतलब इनहेबिटेबल बना देगा जब तक वो नहीं बना देता है। मतलब अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई जिसकी वजह से वो घर न रहने योग्य हो गया, उसमें अब टेनेंट नहीं रह सकता है, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, जब तक कि उस प्रेमिसेस को, उस घर को वो रहने योग्य नहीं बना देता, जब तक कि इनहेबिटेबल वो उसे नहीं बना देता, तब तक वो उस टेनेंट से कोई रेंट चार्ज नहीं करेगा। ये सेक्शन हमें यही बताता है, सब सेक्शन यही हमें बताता है। Provided that where the rented premises becomes uninhabitable as specified in subsection 5 और this subsection क्या है, जब रेंटेड प्रेमिसेस अनइनहेबिटेबल न रहने योग्य हो जा रहे, जैसा कि सबसेक्शन 5 या सबसेक्शन इस सबसेक्शन में स्पेसिफाई किया गया है, तो एंड द लैंडलॉर्ड फेल्स टू कैरी आउट द रिक्वायर्ड रिपेयर्स टू मेक इट इनहेबिटेबल, मतलब लैंडलॉर्ड फेल कर जा रहा है उस नेसेसरी जो रिपेयर्स थे जिनको करना चाहिए था उस प्रेमिसेस को रहने योग्य बनाने के लिए, ठीक। और द सेट प्रेमिसेस कुड नॉट बी मेड इनहेबिटेबल, मतलब उस प्रेमिसेस को इनहेबिटेबल रहने योग्य बनाया ही नहीं जा सकता। देन द सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एडवांस रेंट शैल बी रिफंडेड बाय द लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द नोटिस पीरियड आफ्टर मेकिंग ड्यू डिडक्शन ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द टेनेंट इफ एनी। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट या एडवांस जो भी उस टेनेंट के द्वारा दिया गया था वो 15 दिन की नोटिस पीरियड के बाद उसे वापस कर दिया जाएगा, और अगर टेनेंट की कोई लाइबिलिटी थी तो उसको डिडक्ट करने के बाद। मतलब सिंपल सी बात यही थी, प्रोवाइडेड ने हमें प्रोविजो ने हमें यही बताया कि जो रेंटेड प्रेमिसेस था वो न रहने योग्य हो गया, लेकिन लैंडलॉर्ड उसको रहने योग्य बनाने में फेल हो गया, मतलब वो नहीं बना पाया, उसमें जो रिक्वायर्ड नेसेसरी रिपेयर्स थे जिनको करने के बाद वो अनइनहेबिटेबल से इनहेबिटेबल हो जाता, वो करने में लैंडलॉर्ड फेल हो गया। तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, लैंडलॉर्ड वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उस टेनेंट ने जमा करवाए थे या फिर जो भी एडवांस रेंट उसने जमा करवाया था वो उस नोटिस पीरियड के एक्सपायरी, जो 15 दिन की नोटिस पीरियड को देने के बाद ही वो टेनेंट उस घर को छोड़ता, उस नोटिस पीरियड के एक्सपायरी के बाद जो है वो उसे उसका जो एडवांस रेंट था और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो उसे वापस कर देगा। तो इस तरीके से ये सेक्शन था, सेक्शन 15, जिसको कि हमने पढ़ा, जो कि हमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बारे में बताता है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कैसे होगी प्रॉपर्टी की। सब सेक्शन 1 ने हमें बताया कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों की ड्यूटी है कि वो जो क्या बोलते हैं प्रेमिसेस है उसको गुड कंडीशन में रखेंगे। और सबसेक्शन 2 ने हमें बताया कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट की कोई कॉमन फैसिलिटी दोनों एंजॉय कर रहे हैं तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि टेनेंसी एग्रीमेंट में उन्होंने एग्री किया था उसको उस हिसाब से वो रिपेयर करवाएंगे। सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि जो अमाउंट इनकर हुआ है, टेनेंट अगर फेल हो जा रहा है उसको पे करने में, जो भी एक्सपेंडिचर टेनेंट को करवाना था रिपेयर जो कि, और वो फेल हो जा रहा है तो लैंडलॉर्ड उस रिपेयर को करवाएगा और उसका जो पैसा खर्चा हुआ है इस पर वो उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट से काट लेगा और 1 महीने की नोटिस देगा। उस 1 महीने की नोटिस के अंदर इनकी ड्यूटी है, टेनेंट की ड्यूटी है कि वो आते हैं उसको उन्हें पे करना होगा, ठीक। तो सबसेक्शन 3 ये था। प्रोविज़ो ने हमें बताया कि जब एक्सीड कर जा रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट को तो टेनेंट आएंगे 1 महीने की नोटिस के अंदर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के भी अमाउंट को जमा करवाएंगे और जो एक्सीड किया हुआ कॉस्ट है उसको भी जमा करवाएंगे, ठीक। सबसेक्शन 4 हमें बताता है कि अगर जो लैंडलॉर्ड को रिपेयर करना था वो करवाने में वो फेल हो गए तो टेनेंट करेगा और आगे सक्सेसिव मंथ में जो उसे रेंट पे करना है वो उसमें से उसको कट करेगा, जो एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ है उस रिपेयर पे जो कि लैंडलॉर्ड को करवाना था। और प्रोविज़ो ने हमें बताया कि किसी भी मंथ में 50% से ज़्यादा जो एग्रीड रेंट है उसको कट नहीं किया जाएगा, ठीक। और सबसेक्शन 5 में हमें बताया कि प्रेमिसेस अनइनहेबिटेबल हो गई क्योंकि लैंडलॉर्ड को जो रिपेयर करवाने थे वो रिपेयर वो करवा नहीं पाया, तो टेनेंट क्या करेगा, लैंडलॉर्ड को सबसे पहले तो कहेगा कि आप ये रिपेयर करवाइए, अगर वो नहीं करता है तो 15 दिन की लिखित नोटिस देगा, उसके बाद उस प्रेमिसेस को वो छोड़ देगा क्योंकि जब प्रेमिसेस अनइनहेबिटेबल हो गई तो टेनेंट को छोड़ना ही पड़ेगा। सबसेक्शन 6 हमें बताता है कि ये जो टेनेंट की प्रेमिसेस से जो अनइनहेबिटेबल हुई ये तो या तो किसी फोर्स
फोर्स मेजर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से हुई तो क्या है कि लैंडलॉर्ड उससे प्रेमिसेस में रहने का, उस प्रेमिसेस में रहने का उससे चार्ज नहीं लेगा, रेंट का चार्ज नहीं लेगा, ठीक, जब तक कि वो उसे रिस्टोर नहीं करवा देता, उसको इनहेबिटेबल नहीं करा देता। कोई भी प्रेमिसेस थी वो अनइनहेबिटेबल हो जाती है किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो जब तक कि उस आपदा से क्षतिग्रस्त उस मकान को लैंडलॉर्ड रहने योग्य नहीं बना देता तब तक वो टेनेंट से उसका रेंट नहीं चार्ज करेगा। प्रोविज़ो ने हमें बताया कि जो है कि ये जो प्रेमिसेस अनइनहेबिटेबल हो गई है तो लैंडलॉर्ड जो है कि रिपेयर्स नहीं करवा पा रहा है, उसको इनहेबिटेबल नहीं बना पा रहा है, तो उसकी ड्यूटी है जो 15 दिन की नोटिस के ख़त्म होने के पहले ही वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था और जो एडवांस रेंट जो कि इसने टेनेंट ने जमा करवाया है उसको उससे वापस करना, ये उसकी ड्यूटी है, लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो वापस करेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने इतने सेक्शंस को देखा। अब आगे आने वाले सेक्शंस जो हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।